नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम इजराइल हमास संघर्ष के ताजा अपडेट और सुर्खियों में छाए चागोस द्वीप पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। आतंकवाद पर पीएम मोदी की दो टूक, कहा पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा ना टॉक, बात होगी तो सिर्फ पीओके की। अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो पाई पाई के लिए होगा मोहताज। अमेरिका में इजरायली दूतावास के बाहर 2 कर्मचारियों की हत्या। इजरायल ने हमले को पूरे यहूदी समुदाय से जोड़ा, घटना को बताया बर्बर आतंकी कृत्य। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की गोलीबारी में बाल बाल बचे 31 राजनयिक। अमेरिका दौरे के दौरान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच तीखी नोकझोंक। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उठाया श्वेत किसानों के नरसंहार का मुद्दा। रामाफोसा ने जांच का दिया भरोसा। जो अगली खबर हम आपको बताने जा रहे थे, जो सुर्खियों में है, वो ये है कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप दिया है। ब्रिटेन की अदालत से रोक हटने के बाद ये समझौता हुआ है। समझौते के तहत मुआवजे के बदले जो ब्रिटेन का वहाँ पर एक डियो गार्सिया, वहाँ पर एक सैन्य अड्डा है, वो ब्रिटेन और अमेरिका को मिलेगा। ये हमारी मुख्य हेडलाइंस थी और आइए अब खबरों को आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आतंकवाद और उसका भरण पोषण करने वाले पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे वो आज मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारतीयों के खून से खेलना महंगा पड़ेगा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं,
गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इस बीच 20 से अधिक देशों के 31 राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने आधिकारिक दौरे के दौरान इजरायली सेना की गोलीबारी की चपेट में आ गया। इसको लेकर इजराइल को कई देशों की निंदा का सामना करना पड़ा। वहीं वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के पास इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या के बाद भी तनाव बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में हमास के समूल को खत्म करने को लेकर शुरू की गई इजरायली कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, लेकिन आतंक के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई ने गाजा में मानवीय संकट को भी जन्म दे दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच नेतन्याहू पर संघर्ष विराम का दबाव बढ़ गया। हालांकि संघर्ष विराम को लेकर इजरायली पीएम अभी भी अपनी पुरानी 3 शर्तों पर कायम है, जिसमें सभी इजरायली बंधकों की रिहाई और हमास का आत्मसमर्पण शामिल है। नेतन्याहू की तीसरी शर्त है कि गाजा से हमास पूरी तरह बाहर हो जाए और सारा क्षेत्र हथियार रहित हो। नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग गाजा से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाएगा। संघर्ष विराम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना को खारिज करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग इजरायल से युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वास्तव में वे चाहते हैं कि गाजा पर हमास का शासन जारी रहे। बहरहाल गाजा में मानवीय स्थिति का जायजा लेने के लिए 20 से अधिक देशों के 31 राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने आधिकारिक दौरे के दौरान उस वक्त इजरायली सेना की गोलाबारी की चपेट में आ गया जब आईडीएफ हमास के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। घटना की जांच करते हुए आईडीएफ ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने तय रास्ते से शिविर का दौरा नहीं किया और ऐसे इलाके में चला गया जहाँ उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सैनिकों ने उन्हें दूर रखने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। हालांकि आईडीएफ ने जांच के बाद प्रतिनिधिमंडल से संपर्क स्थापित कर घटना पर खेद जताया। उधर प्रतिनिधिमंडल के रूप में दौरे में शामिल सऊदी अरब ने घटना की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीनी क्षेत्र में आम नागरिकों, राजनयिक मिशनों और राहत संगठनों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है, ताकि गाजा में दयनीय होती मानवीय स्थिति को संभाला जा सके। इस बीच वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के पास इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या के बाद तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक हमला में शामिल संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध पकड़े जाने के बाद फिलिस्तीन की आजादी से जुड़े नारे लगा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने घटना को यहूदी विरोधी भावनाओं पर आधारित करार दिया, जिसे नफरत और कट्टरपंथ फैलाने के मकसद से अंजाम दिया गया। उधर इजरायली पीएम ने भी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आलोक बंसल जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इजराइल के ऊपर, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, कनाडा की बात करें, फ्रांस की बात करें, उनका कहीं ना कहीं एक दबाव पड़ रहा है इस संघर्ष को रोकने के लिए। जो खाड़ी के देश हैं वो तो पहले से ही दबाव डालते रहे हैं, और आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वहाँ पर जो कई सारे राजनयिक वहाँ पर पहुँचे हुए थे वेस्ट बैंक में, उनके ऊपर इजरायली सेना ने गोलीबारी की है। वहीं वॉशिंगटन में हमने देखा कि वहाँ पर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या कुछ कहेंगे आप, किस ओर ये मामला जा रहा है? देखिए, ये संघर्ष जो है ज्यादा गहराता जा रहा है। कुछ समय पूर्व जब सीज फायर हुई थी तो ऐसा लगा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के शासन में आने से पहले एक सीज फायर हो गई है जिसके अंतर्गत शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद से स्थितियां बदलती चली गई हैं। पहले राउंड के होस्टेज एक्सचेंज भी हो गए, पर उसके बाद कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि जो इजराइल ने जो मांग करनी शुरू की, जो दूसरे राउंड की जो वार्ता थी वो शायद आगे बढ़ी नहीं, और उसके बाद अब इजराइल ने पुनः हमला शुरू कर दिया है।
और वो पूरे गाजा से हमास का खात्मा चाहता है। और इसी बीच जो है मानवीय आधार पे एक बड़ी संख्या में गाजा की जो जनसंख्या है वो खाद्य और अन्य रसद से मरहूम है, और इसलिए जो है वैश्विक समुदाय जो है इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मानवीय जो आधार पर सहायता जानी चाहिए वो किसी तरीके से पहुंचे। और ये जो 20 राजनयिकों का जो दस्ता था जो कि गाजा और पश्चिम वेस्ट बैंक में जा रहा था स्थिति का जायजा लेने, उनके ऊपर जो हमला हुआ उससे स्थिति और थोड़ा गंभीर हो गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी पश्चिमी राष्ट्र जो हैं इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। यहां तक कि अमेरिका ने भी एक दो बार कुछ ऐसी वक्तव्य दिए हैं। हालांकि अभी भी अमेरिका जो है इजराइल के साथ पूरी तरह से जुटा हुआ है। साथ ही साथ जिस तरीके की घटना आज वॉशिंगटन डीसी में हुई, जहां एक इजरायली राजनयिक और उसकी मंगेतर दोनों की हत्या कर दी गई, ये दर्शाता है कि तनाव जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसको कम करने की जो आसार थे और जो अपेक्षाएं थी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद, वो अभी पूरी नहीं हो पा रही। आलोक जी, कहीं न कहीं ये जो संघर्ष है इसकी शुरुआत हमास की ओर से की गई थी, लेकिन उसके बाद जब इजराइल ने वहाँ पर सैन्य अभियान चलाया तो कई सारी वहाँ पर मौत हुई हैं, कई हमास के आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ आम नागरिकों को भी वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हमने देखा कि एक थोड़ा सा बदलाव ये आया है कि जो पश्चिमी देश थे उनमें से अधिकतर देश, चाहे हम कनाडा की बात करें, फ्रांस की, यूके की बात करें, वो कहीं ना कहीं अब इजराइल के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन क्या ये दबाव तब तक काम आएगा जब तक कि अमेरिका कुछ ना बोले? देखिए, जब तक अमेरिका इजराइल की पूरी तरह से साथ है, ये दबाव मेरे ख्याल से इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें पश्चिम देश जो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में जो भी प्रस्ताव लाएंगे वो बिना अमेरिका की सहमति के आगे बढ़ेगा नहीं। और साथ ही साथ जब तक अमेरिका दबाव नहीं बनाएगा तब तक हम इसमें कोई फर्क नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन अब क्या है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो एक युद्ध विराम चाहते थे, उनकी असली मंशा क्या है, अभी इसकी तरफ लोगों का ध्यान है। क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कई बार वहां पे एक रिवियरा बनाने की बात करते हैं, कभी गाजा के कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं। लेकिन जब तक अमेरिका में जनमत पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई समाधान का रास्ता निकलेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अमेरिका ने ये स्वीकार किया है कि वो सीधे तौर पर हमास से बातचीत कर रहा है। ऐसी खबरें आई हैं और अमेरिका की ओर से ये स्वीकार किया गया है, हमास की ओर से भी स्वीकार किया गया है। और हाल में हमने देखा था कि कतार में हमास और इजराइल के बीच में बातचीत भी हुई थी। क्या कारण है कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है? देखिए, अमेरिका इस वक्त कई राष्ट्रों से बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है, और उन्होंने सीरिया में भी जाके, आपने देखा, जुलानी से बातचीत की, जो जिसको पहले आतंकवादी घोषित किया हुआ था उन्होंने, और अब तो हुथी से भी बात की है, और साथ ही साथ हमास से भी बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिखा सकें कि हाँ, उन्होंने शांति स्थापित की। जिस तरीके से श्रेय उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में लिया, उसी तरीके का श्रेय वो इजराइल और हमास के बीच में भी लेना चाहेंगे, हुतियों यमन की समस्या का भी लेना चाहेंगे, क्योंकि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसे वो रुकवाने के लिए जिसका उन्होंने संकल्प लिया था चुनाव के दौरान, उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि दुनिया को दिखाएं कि वो कहीं ना कहीं युद्ध विराम कराने में सफल हो रहे हैं, और वो एक बहुत बड़े शांति दूत हैं। शायद उनकी इच्छा है कि उनको भी एक नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, जो वो पहले भी ठीक है। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यार, मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है।
बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो बेणु, कोई झंझट नहीं। इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर बेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद ब्रिटेन की एक अदालत ने हिंद महासागर में मौजूद विवादित चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। इसके बाद ब्रिटेन ने हिंद महासागर के इस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दिया है। यहां सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक और बम वर्षक अड्डा है। भारत ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि संधि के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे चागोस विवाद का औपचारिक समाधान एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए आपको बताते हैं इस द्वीप समूह का इतिहास और महत्व। साल 2025 में भी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, आज मॉरिशस को जरूर समझ में आ गया होगा। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने लगभग मॉरिशस के अरमानों पर पानी फेर दिया था, लेकिन जज मार्टिन चैम्बरलेन आज मॉरिशस के लिए किसी नायक की तरह उभरे। जज मार्टिन चैम्बरलेन ने मॉरिशस के साथ किए गए चागोस समझौते को हरी झंडी दे दी है। चागोस द्वीप समूह पर किसकी संप्रभुता होगी, इसे लेकर पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम काफी रोचक रहा। सबसे पहले लंदन हाईकोर्ट ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के ब्रिटिश सरकार के फैसले पर अंतिम समय में रोक लगा दी थी। हालांकि शाम होते होते जज मार्टिन चैम्बरलेन ने फैसले को पलटकर 50 सालों से जारी विवाद को खत्म कर दिया। दरअसल ब्रिटेन और मॉरिशस ने 60 द्वीपों से मिलकर बने चागोस द्वीप समूह को लेकर 5 अक्टूबर 2024 को एक समझौता किया था। चागोस द्वीप पर डिएगो गार्सिया आइलैंड भी है। यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त मिलिट्री बेस बना रखा है। समझौते के मुताबिक 99 साल तक के लिए अमेरिका ब्रिटेन का बेस यहाँ पर बना रहेगा। इस संयुक्त मिलिट्री बेस के एवज में ब्रिटेन मॉरिशस को मुआवजा भी देने वाला था। समझौते के तहत चागोस के मूल निवासियों को द्वीप पर आने की अनुमति नहीं होगी। चागोस के मूल निवासियों का आरोप है कि इस डील के दौरान चागोस निवासियों के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वर्ष 1814 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। चागोस द्वीप समूह 1814 से ब्रिटिश नियंत्रण में रहा है। 1965 में चागोस के रणनीतिक महत्व को देखते हुए ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से अलग किया। साथ ही 1968 में इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया। 1960 और 1970 के दशक में ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए लगभग 2000 चागोस निवासियों को जबरन द्वीप से हटा दिया। ये लोग मुख्य रूप से ब्रिटेन और मॉरिशस में बस गए। मॉरिशस लंबे समय से चागोस पर अपना दावा करता रहा है। वहीं ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बताकर इस पे अपनी संप्रभुता जताता रहा था।
2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिफारिश की थी कि ब्रिटेन इस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दे। वैश्विक मंच पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व के लिहाज से चागोस को रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चागोस द्वीप समूह का मुद्दा न केवल एक क्षेत्रीय विवाद है, बल्कि ये औपनिवेशिक इतिहास, मानव अधिकार और भू राजनीतिक रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। ये मामला चागोस निवासियों के लिए उनके अधिकारों और पहचान की लड़ाई के साथ साथ औपनिवेशिक दंश से मुक्ति पाने का भी है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रणनीतिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, फाइनली कई सारी दिक्कतों के बाद अब जो चागोस द्वीप समूह है वो मॉरिशस को मिल गया है और भारत के निचले हिस्से से कुछ ही दूरी पर यह द्वीप समूह है और बहुत लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर डियोगो गार्सिया करके एक ब्रिटिश और अमेरिकन वहाँ पर सैन्य अड्डा है और इसी अड्डे से कई खाड़ी देशों में और अफगानिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाए हैं। आज जो फैसला हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है आलोक जी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंककि इससे करीब 6 दशकों से जो एक समस्या चली आ रही थी उसका समाधान हो गया। जैसा कि आपने बताया कि 1968 में ब्रिटेन ने जब मॉरिशस को स्वतंत्रता प्रदान की, उससे 3 साल पहले उन्होंने इस क्षेत्र को, जो उस समय तक मॉरिशस का हिस्सा था, अलग करके उसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बना दिया और यहाँ के जो लोग थे उनको जबरन हटाया गया। और तब से ही मॉरिशस के लोग, मॉरिशस और यहाँ से हटाए हुए जो लोग थे वो हमेशा से प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें हमारा क्षेत्र वापस चाहिए और हमें अपने भूमि पर वापस लौटने की इजाजत होनी चाहिए। और अब जबकि ये समझौता कुछ समय पहले हो गया था, उसको आखिरी मूवमेंट पे एक ब्रिटेन की न्यायालय में 2 शेगोसन्स ने इसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे समझौते पे हमारी कोई राय नहीं ली गई, क्योंकि हम यहाँ के निवासी थे और हमको यहाँ से विस्थापित किया गया था, हमको कोई हमारी राय नहीं ली। और उसके पीछे तो पहले ब्रिटेन की कोर्ट ने इस पे एक स्टे दिया और फिर उसको बाद में हटा दिया गया। और अब इसके बाद इस क्षेत्र पे, पूरे क्षेत्र पे मॉरिशस की संप्रभुता स्थापित हो गई है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक और वो है जिसके अंतर्गत 99 साल की लीज पे, जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है डियोगो गार्सिया, उसको ब्रिटेन को लीज पर दिया जाएगा, जिसके एवज में ब्रिटेन जो है इनको एक बड़ी रकम देगा। करीब 134 मिलियन पाउंड की रकम जो है वो हर साल देगा। और ब्रिटेन और अमेरिका जो है इस अड्डे को वहां पे चलाते रहेंगे। ऐसी इस समझौते के अंतर्गत आलोक जी, यहीं पर जानना चाहेंगे कि ये जो डियोगो गार्सिया है ये ब्रिटेन और अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, डियोगो गार्सिया की जो, अगर आप देखें, इसकी जो लोकेशन है वो पूरे हिंद महासागर में करीब करीब केंद्र पे है। तो आपको कहीं पे भी जाना हो इंडियन ओशन में, तो यहाँ से जो जहाज है वो हिंद महासागर के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। और अमेरिकी जो डिप्लॉयमेंट होता है, चाहे गल्फ में हो या कहीं पे भी हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें या कहीं पे भी हिंद महासागर में जाना चाहें, तो ये डियोगो गार्सिया की जो लोकेशन है वो इतनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे इनकी बड़ी एयर स्ट्रिप है, लॉजिस्टिक्स बेसिस हैं, शिप्स की बर्दिंग की फैसिलिटी है। तो काफी बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बेस है जो इंडियन ओशन में इन्होंने बना रखा है और जिसकी स्थापना इन्होंने शीत युद्ध के दौरान की थी, जब इनको लगता था कि हिंद महासागर क्षेत्र पे खतरा है। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी अमेरिका यहाँ पर अपना जो कब्जा है, प्रभुत्व है, उसको बना के रखे हुए है। और यह जो द्वीप है, अगर हम देखें मालदीव्स जो कि दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है, उसके जो दक्षिणी द्वीप है ग्यान आइलैंड, उससे थोड़ी ही दूरी पे है। और मालदीव्स और शेगोस के बीच में एक समुद्री सीमा को लेकर एक विवाद भी है जो काफी समय से चल रहा है। आलोक जी, अंतिम सवाल है, थोड़ा सा वक्त भी कम है, संक्षेप में बताइएगा, मॉरिशस को क्या फायदा होगा? क्या मॉरिशस का जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर है वो बढ़ेगा और क्या कुछ फायदा होगा? मॉरिशस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये शेगोस आर्किपेलागो के चारों तरफ जो है 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र उनको मिलेगा। उनके जो मछुआरे, जिनको पहले शेगोस आर्किपेलागो में नहीं जाने को मिलता था, वो लोग जा पाएंगे। यहाँ कोकोनट प्लांटेशंस भी हैं और जो यहाँ के निवासी हैं वो अन्य द्वीपों में जाने में अब सफल हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि हमारी भूमि थी, हम यहाँ रहते थे, हमको यहाँ से निकाल दिया गया है, तो हमें अपनी जमीन पे वापस जाने का अधिकार होना चाहिए।
तो इसके अलावा उनको लीज के रूप में भी एक बड़ी रकम हर साल मिलती रहेगी यूके से। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है मॉरिशस के लिए, बहुत फायदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिएगो गार्सिया पर भी उनकी संप्रभुता को ब्रिटेन ने और अमेरिका और दुनिया ने मान लिया है। ये सबसे बड़ी। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण दोनों ही विषयों पर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मैरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. शादी का किचन मैं के जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। व्हाइट हाउस में पिछले दिनों ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान तीखी बहस के बाद अब ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा की मुलाकात में तीखी बहस और जबरदस्त ड्रामा हुआ। ट्रंप ने गोरे किसानों पर हमलों का मुद्दा उठाया, जबकि रामाफोसा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए संबंध सुधारने की कोशिश की। There is quite nothing happens. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Guarantees and protects the sanctity of tenure of land ownership. रूस ने गुरुवार को कहा कि उसने रूसी क्षेत्रों में 105 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है, जिनमें मॉस्को की ओर जा रहे दर्जनों ड्रोन भी शामिल हैं। ये ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन में युद्ध भीषण हो गया है और अमेरिका की अगुवाई में दुनिया की प्रमुख शक्तियां संघर्ष को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा कर रही हैं। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका ने कतर से उपहार के रूप में ट्रंप को दिए गए एक लग्जरी बोइंग 747 जेट लाइनर को स्वीकार कर लिया है और वायुसेना को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवहन के लिए एक नए एयरफोर्स 1 के रूप में उपयोग के लिए इसे तेजी से उन्नत करने का तरीका खोजने के लिए कहा गया है। फिलीपींस के मत्स्य ब्यूरो ने विवादित दक्षिण चीन सागर में एक शोध जहाज पर चीन के तटरक्षक बल द्वारा पानी की बौछार करने और जहाज को साइड से टक्कर मारने का आरोप लगाया है। फिलीपींस के मत्स्य और जलीय संसाधन ब्यूरो ने कहा कि ये चीनी तटरक्षक बल का आक्रामक हस्तक्षेप था। उत्तर कोरिया में तानाशाह शासक किम जोंग उन की मौजूदगी में युद्धपोत के लॉन्च के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हुई और लॉन्चिंग असफल हो गई। किम जोंग उन ने इसे एक आपराधिक कृत्य बताया और कहा इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किम ने जून में सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक से पहले जहाज को रिलॉन्च करने का आदेश दिया।